घटना 14 नवंबर 2004 की है, जब पुलिस के पास कुछ लोगों का कॉल आया कि जनाब यहाँ पर रोड के साइड में ही एक वैन बड़े ही बुरे तरीके से यहाँ झुलसी खड़ी है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जैसे ही वहाँ पर उस गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्हें पता चलता है कि ये महिला कल रात से ही गायब है। पुलिस ने पहले तो ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है इसका एक्सीडेंट हो गया होगा, लेकिन छानबीन से पता चला कि ये किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं जबकि कत्ल है। लेकिन कौन थी ये महिला, आखिरकार इसका ऐसा हाल कैसे हुआ, ये यहाँ पर कैसे आई, सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्रेग आइलैंड अलास्का, ये वो जगह थी जहां पर डॉक वाटरमैन अपनी वाइफ लोरी और अपने दो बच्चों रिचेल और जेफरी के साथ रहा करते थे। डॉक खुद रियल स्टेट में मैनेजर के तौर पर थे। उनकी अगर पत्नी को देखा जाए तो वो इसी तरह घर परिवार संभाल रही थी, और जेफरी को अगर उसके लड़के को देखा जाए तो वो अभी कॉलेज में ही था, और रिचेल जो कि उनकी 16 साल की लड़की थी वो अभी स्कूल जाया करती थी। उनके सभी घर वाले अपने अपने काम में व्यस्त थे, और एक दिन ऐसा आया जब उन्हें पता चलता है कि लोरी घर पर नहीं है। वो अक्सर जब भी घर से बाहर जाया करती थी तो फ्रिज के ऊपर एक नोट लगा कर जाया करती थी कि मैं इस काम के लिए जा रही हूँ, और पूरी तरह से अपने घर वालों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करती कि मैं कब तक वापस आ जाऊंगी और ऐसा ही कुछ। लेकिन 14 नवंबर को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर से चली गई अपनी गाड़ी लेकर, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था कि वो कहां पर गई। तो उसके पति ने अपनी दूसरी गाड़ी निकालकर उसे ढूंढने की कोशिश की और अंदाजा लगाया कि आखिरकार इस टाइम लोरी कहां पर जा सकती है। लेकिन काफी ज्यादा खोजबीन के बाद भी जब उन्हें अपनी पत्नी नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस भी लोरी को एक तरफ अभी ढूंढ ही रही थी कि तभी पुलिस के पास कॉल आता है कि सर हमें इस तरह एक गाड़ी मिली है, वो कुछ ऐसी हालत में है कि वो पूरी तरह से जल चुकी है। और पुलिस वहां पर पहुंचकर देखती है कि ये गाड़ी सड़क से काफी ज्यादा साइड में आ चुकी है, और हो ना हो जो इसका ड्राइवर था उसका बैलेंस बिगड़ा होगा और एक्सीडेंट होने के कारण इसमें आग लग गई। लेकिन थोड़ी देर तक जब गाड़ी की जांच की गई तो उन्हें पता चलता है कि ये किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं, जबकि एक ये मर्डर है। क्योंकि ये अगर एक्सीडेंट होता तो इसकी ड्राइवर सीट पर कोई ना कोई बैठा होता, जबकि इसकी जो पिछली सीट है उसके ऊपर एक व्यक्ति बड़े ही भयंकर तरीके से झुलसा हुआ था। पुलिस वालों ने तुरंत उसकी बॉडी को बाहर उस गाड़ी से निकाला और ऑटोप्सी के लिए भेज दिया। ऑटोप्सी की रिजल्ट सामने आते ही ये बात क्लियर हो गई कि ये लोरी ही है। लेकिन आखिरकार इसके साथ ऐसा किसने किया होगा, और ये एक्सीडेंट तो था ही नहीं, और इसको मारने वाला कौन होगा, इसकी किसके साथ दुश्मनी थी, ये सारी की सारी चीजें पुलिस छानने लगी। लेकिन उनके हाथ ऐसी कोई भी चीज नहीं लगी जिससे वो लोग इस बात का अंदाजा लगा सकें कि इसका मर्डरर कौन होगा। उस गाड़ी से भी उन लोगों ने एविडेंस निकालने की कोशिश की, लेकिन वो सारे के सारे झुलस चुके थे, और पुलिस के हाथ अब ऐसी कोई भी चीज नहीं थी कि यहाँ तक इसके साथ कौन आया होगा, इसे अपने साथ कौन लाया, और यहाँ पर आकर किसने इसकी जान ली। ये छानबीन अब चल रही थी तो पुलिस वालों को जब कुछ भी हाथ नहीं आया तो उन लोगों ने उसके परिवार से ही शुरुआत की कि हो सकता है इन्हीं में से किसी ने अपना गुस्सा निकालने के लिए इसकी जान ले ली हो। तो उन लोगों ने सबसे पहले उसके पति के साथ पूछताछ की कि आप लोगों की क्या लड़ाई वगैरह हुई थी, या फिर आप लोगों के बीच कोई डिवोर्स वगैरह होने वाला था। तो डॉक ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि हम लोगों के रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे चल रहे थे और ऐसी कोई बात नहीं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पता लगाने की जैसे ही कोशिश की गई, और उन लोगों को पता चला कि इसका पति बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच पुलिस चेरिल और जेफरी के कॉलेज में जाती है और उनके दोस्तों से पूछती है। तो जेफरी के दोस्तों ने तो इतना कुछ खास नहीं बताया, लेकिन चेरिल के दोस्तों ने काफी कुछ बताया। उन्होंने बताया कि चेरिल को उसकी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं। चेरिल ने काफी बार बताया है कि वो अपनी माँ से नफरत करती है, क्योंकि उसकी माँ ना तो अच्छे से उसे खाने के लिए देती है और ना ही उसके साथ कोई अच्छा बर्ताव करती है, और यही कारण है कि उसकी माँ के साथ उसकी बहुत ही कम बन पाती है। इतना पता चलते ही पुलिस ने रेचल के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करने की कोशिश की और उसके दोस्तों से जानने की कोशिश की कि ये किसके साथ ज्यादातर टाइम बिताती है और कौन लोग इसके काफी ज्यादा नजदीक हैं। तो उसके दोस्तों ने बताया कि जेसन और ब्रायन ये दोनों ही एक साथ ही रहते हैं, काफी ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं, और ये लोग पिछले काफी दिनों से रेचल के काफी ज्यादा नजदीक थे।
और इनसे इनकी काफी ज्यादा बातें हो रही थी। पुलिस ने रेचल और इन दोनों लड़कों के बीच जितनी भी बातें हुई थी इन सब की हिस्ट्री निकाली तो पुलिस को शक होने लगा कि हो ना हो इसकी माँ का कत्ल हुआ है, इसके पीछे हो सकता है इन दोनों का ही हाथ हो। तो पुलिस ने उन दोनों को ही उठा लिया और अलग अलग रूम में ले जाकर उनसे पूछताछ करनी शुरू की और उन्हें बताया कि जैसा कि तुम रेचल के साथ बातें किया करते थे, हम लोगों को उससे हमें इस बात का पता चल चुका है कि तुम लोगों में से ही कोई न कोई उसका कातिल है। पहले तो जैसन भी नहीं बोल रहा था और ब्रायन भी कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जब उन्हें पता चलने लगा कि पुलिस तो सिर्फ और सिर्फ ये बात बोल रही है कि उन दोनों में से कोई एक किलर है, तो जैसन फिर भी कुछ नहीं बोला। लेकिन ब्रायन को देखा जाए तो वो टूट गया और उसने कहा कि हाँ मुझे सब पता है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, जबकि उसका कातिल जैसन है। पुलिस ने पूछा कि आखिरकार वो तो तुम्हारे दोस्त की मोम थी और तुम्हारा तो उसके साथ कोई रिलेशन वगैरह भी नहीं था कि तुम्हारी उसके साथ दुश्मनी हो, तो तुम्हारे दोस्त ने उसे क्यों मारा? तो उसने कहा कि सर वो मेरी काफी ज्यादा अच्छी दोस्त थी और जैसन को अगर देखा जाए तो वो भी मेरा काफी अच्छा दोस्त है। रेचल ने मुझे काफी बार बताया था कि उसकी माँ उसे काफी ज्यादा परेशान करती है, अच्छे से खाना नहीं देती और लोगों के सामने उसकी इंसल्ट करती रहती है और वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा थक चुकी है। मैंने सिर्फ उसे इतनी बात कही थी कि तुम्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए और बाहर कहीं हमारे साथ अगर रहना चाहती हो तो तुम हमारे साथ आकर रह सकती हो, लेकिन उसने मना कर दिया और एक दिन उसने खुद ये बात मुझसे कही कि क्या तुम मेरी मोम को मार सकते हो। मैंने ये बात अपने दोस्त जैसन से कही और उसे सारा का सारा मामला बताया कि इस तरह कितनी ज़्यादा ये लड़की परेशान हो चुकी है और इसकी माँ उसे काफ़ी ज़्यादा तंग करती है। तो जैसन इसके लिए तैयार हो गया और उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर इतनी ही वो खुखार महिला है जो कि अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं रख सकती तो मैं उसे मार डालूंगा। पहले तो वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी देर तक ब्रायन जब उसे समझाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दुख तकलीफ में है, तब जाकर वो इसके लिए तैयार हुआ। तो हम दोनों ही बैठकर उनके घर की तरफ जाने लगते हैं। हम लोगों ने आज प्लान बना लिया था कि इस तरह जाएंगे और उसकी माँ को आज ठिकाने लगा देंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है और वो हमारे सामने आकर हर रोज गिड़गिड़ाती है। तो जेम्स और मैं यानी कि ब्रायन दोनों के दोनों उनके घर के पास पहुंचते हैं और इस बारे में हम लोगों ने रेचल से पहले ही पूछ लिया था कि तुम्हारी माँ घर पर अकेली किस टाइम होने वाली है। और जैसा कि उसने बताया था कि इस टाइम मेरे पिताजी अपने ऑफिस के काम के लिए गए होते हैं और मेरा भाई कॉलेज के लिए, और शाम होते होते मैं बास्केटबॉल खेलने के लिए चली जाती हूँ। इस टाइम मेरी मोम बिल्कुल घर पर अकेली होती हैं और तुम अपना काम उस टाइम कर सकते हो। तो हम दोनों वहाँ पर गए और जैसन उनके घर के पिछले दरवाजे से उनके घर के अंदर एंटर होता है। जैसे ही वो घर के अंदर गया तो उससे कोई सामान नीचे गिर गया, जिसके कारण उसकी माँ नीचे आवाज लगाकर पूछती है कि नीचे कौन है, लेकिन वो किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं करता। तो उसकी माँ नीचे आकर देखकर वापस ऊपर जाती है, लेकिन इस टाइम जैसन काफी ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद लोरी ने उसे देख लिया होगा और वो 1 घंटे तक वहाँ उस खिड़कियों के पीछे ही मोम बनकर इसी तरह खड़ा रहता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा घबरा चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार हो सकता है इस महिला ने मुझे देख लिया हो और अब ये पुलिस को बुलाने वाली हो। लेकिन लोरी ने कुछ भी नहीं देखा था और वो इसी तरह नीचे आकर वापस जाकर अपने रूम में लेट गई और दोबारा से उस महिला के पास जाने का जैसन का भी हौसला नहीं बन पाता, जिसके कारण वो वापस बाहर ब्रायन के पास यानी कि मेरे पास आया और उसने कहा कि हमें यहाँ से निकलना होगा। हम दोनों ही वहाँ से निकलकर वापस आ गए। तो हम लोगों ने आगे आकर बातें की कि आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। तो उसने सारा का सारा मामला एक्सप्लेन किया कि इस तरह सामान गिर गया था यार, उसके बाद मैं काफी ज्यादा घबरा गया। लेकिन रेचल ने यही कहा कि कोई बात नहीं, तुम अब की बार तो चले गए, लेकिन अगली बार थोड़ा अच्छा सा ट्राई करना। रेचल को भी अभी तक पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जा चुका था और उसे भी दूसरे रूम में बातचीत की जा रही थी। रेचल को जैसे ही ये बात बताई गई कि तुम्हारे ये दोस्त कुछ ऐसा बता रहे हैं, तो वो घबराते हुए डरे सहमे हुए उसे कहते हैं कि हाँ सर, ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये मामला बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। और फिर उनसे पूछा जाता है कि फिर तुमने क्या किया। तो उन दोनों ने ही कहा कि अब की बार हम लोग फिर से उनके घर पर जाते हैं इसी तरह टाइम लगाकर। अब की बार हम दोनों ही उसके घर के अंदर गए और वहां पर जाकर एक चाकू के सहारे उस महिला को धमकाना शुरू किया कि जैसा हम लोग बोल रहे हैं वैसा अगर वो नहीं करेगी तो हम उसे जान से मार डालेंगे। वो लोग उसके घर पर उसे नहीं मारने वाले थे, क्योंकि इससे पहले ही रेचल ने उन दोनों से ये बात कह दी थी कि जैसा भी तुम लोग उसका मर्डर करो तो भले ही वो मर्डर हो, लेकिन वो किसी न किसी एक्सीडेंट की तरह दिखाई देना चाहिए। तो इस बात को लेकर वो लोग उसे वापस नीचे लेकर आते हैं। वो
अपने छत पर थी जिस टाइम वो दोनों उसे किडनैप करने के लिए गए, तो उसे वो लोग नीचे लेकर आए और उसे कहा कि अपना फ्रिज खोलो। उसके अंदर से उन लोगों ने उससे वाइन निकलवाई और पूरी की पूरी बोतल उसे पिलाने की कोशिश की। आज से पहले लोरी ने कभी भी ड्रिंक नहीं किया था, लेकिन चाकू के दम पर उन लोगों ने उसे वो पूरी की पूरी बोतल पिला दी। अब वो पूरी तरह से नशे में हो चुकी थी, क्योंकि आज से पहले तो उसने कभी इसका एक गिलास भी नहीं पिया था, लेकिन आज पूरी की पूरी बोतल गटक ली। तो वो लोग इसी तरह उसे उसी की गाड़ी के पीछे बैठाते हैं और एक तो वो अपनी गाड़ी लेते हैं और उनमें से दूसरा बंदा लोरी की गाड़ी लेता है। वो दोनों ही उसे लेकर वहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर जाते हैं और वहां पर जाते ही उन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की। ब्रायन ने कहा कि मैं उसे मारना चाहता था और मारने के तौर पर हम लोगों ने ये आइडिया अपनाया था कि हम लोग इसके गले की हड्डी को तोड़ देंगे। वो लोग उसकी गर्दन तोड़ने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करते हैं, लेकिन आधा घंटा बीत गया, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी गर्दन नहीं तोड़ पाया, क्योंकि उन दोनों में से ही कोई भी प्रोफेशनल सीरियल किलर नहीं था। और इसी तरह आधे घंटे तक मशक्कत करने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसकी गर्दन पर कोई हैवी चीज मारेंगे जिससे ये अपने आप टूट जाएगी। तो वो उसी की गाड़ी से एक टॉर्च लाते हैं और उसकी गर्दन पर मारने लगते हैं। वो काफी मशक्कत करते हैं, लेकिन अब की बार भी उसकी गर्दन नहीं टूटी। ब्रायन ने कहा कि मैं इन सब चीजों से थक चुका था और मुझे इस बात का भी डर था कि यहाँ पर कोई आ ना जाए, तो मैंने उसका दम घोटकर उसको मार डाला। और इतना सब हो जाने के बाद वापस हम लोगों उसे उसकी गाड़ी की सीट पर बैठाया और फिर उसकी गाड़ी में आग लगा दी, क्योंकि उसकी गाड़ी में तेल था और उसी से कुछ तेल बाहर निकाला और उसके ऊपर छिड़का और इतना होते ही उसकी गाड़ी को धक्का दे दिया और जैसे ही वो साइड में जाकर गिरी खड्डे में, तो उसके ऊपर आग लगा दी। ये सब मामला बिल्कुल एक एक्सीडेंट की तरह लग रहा था, लेकिन पुलिस को पता नहीं इस बारे में कैसे पता चल गया। तो पुलिस ने भी उन्हें समझाया कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है और इस तरह कोई गाड़ी जाकर खड्डे में गिर जाती है तो उसमें ड्राइवर होना काफी ज्यादा जरूरी है। इस तरह पीछे बैठकर कोई गाड़ी नहीं चला सकता। तो पुलिस दूसरी तरफ अब फिर से रेचल के पास पहुंची और उसे बताया कि तुम्हारा पहला प्लान तो अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन दूसरे वाला सक्सेसफुल रहा। तो रेचल ने अब की बार कहा कि सर, मैंने उन्हें मना कर दिया था। पहली बारी में जैसे ही वो लोग फेल हुए तो मैंने उन्हें मना कर दिया था और वो मुझसे वैसे काफी ज्यादा प्यार करती है। अब तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने अब की बार भी ऐसा क्यों कर दिया, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो ये बात फिर से ब्रायन और जैसी से पूछी गई तो उसने कहा कि हाँ सर, उसने ये बात बोली जरूर थी, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो वो महिला इसे तंग ही करती थी, तो हम लोगों ने इसे निपटा ही दिया। जैसे ही ये मामला कोर्ट में पहुंचता है और जज इन सभी की हरकतों को सुनते हैं तो उन्होंने ब्रायन को 99 साल की और जैसन को 50 साल की सजा सुनाई और इसी के साथ रेचल को 3 साल की। रेचल को काफी ज्यादा कम सजा तो इसलिए सुनाई गई क्योंकि उसने इस बात के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उन दोनों ने जाकर उस महिला को मार दिया। और दूसरी तरफ अगर रेचल को देखा जाए तो वो अभी 18 साल की नहीं हुई थी और वो एक नाबालिग लड़की थी। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जहाँ एक माँ अपने बच्चे से काफी ज्यादा प्यार करती थी और अगर वो कुछ गलत करती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ उसे रोका टोकी किया करती थी कि तुम्हें बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसकी बेटी ने जो कदम उठाया और उसके दोस्तों ने जो उससे भी बढ़कर कदम उठाया, वो कहाँ तक सही है। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट रेनू पंकज को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।